नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। हरियाणा में किसकी हवा चल रही है, इसे भांपने और मापने की कोशिश राजनीतिक दलों के बड़े बड़े रणनीतिकार और पॉलिटिकल पंडित कर रहे हैं। इतिहास गवाह रहा है कि हरियाणा के मिजाज को समझना आसान काम नहीं है। बड़े बड़े गच्चा खा चुके हैं। हरियाणा के सत्ता चरित्र के कल के एपिसोड में मैं आपको बता चुकी हूं कि भारत के नक्शे पर जब नए राज्य के रूप में हरियाणा का जन्म हुआ तो वहां की राजनीति में हेर फेर, दल बदल और विश्वासघात का खुला खेल किस तरह से हुआ। अपने ही अपनों को लंगड़ी मारने में कितना एक्सपर्ट निकले। हरियाणा की सियासी जमीन पर पले बढ़े कई नेताओं ने नई पार्टियां बनाने में भी देर नहीं लगाई और अपने नफा नुकसान का हिसाब लगाते हुए बड़ी पार्टियों के साथ विलय का फैसला भी लिया। हरियाणा की मिट्टी ने भगवत दयाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनते भी देखा और उन्हें अपनों द्वारा लंगड़ी मारकर गिराते भी। राव बीरेंद्र सिंह के दौर में दल बदल के अजब गजब रिकॉर्ड बने तो बीडी शर्मा और देवीलाल के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई में बंसीलाल का नंबर लग गया। चौधरी देवीलाल की मुख्यमंत्री वाली कुर्सी उनके ही एक मंत्री भजन लाल ने खिसका दी। ये सब तो सिर्फ हरियाणा की राजनीति का ट्रेलर भर था। असली खेल शुरू हुआ भजन लाल के मुख्यमंत्री बनने और देवीलाल के दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट होने के बाद। आज मैं आपको बताऊंगी कि 1980 के दशक की शुरुआत से हरियाणा की राजनीति किस तरह आगे बढ़ी। हरियाणा के नेता दिल्ली में कौन सा दांव पेच चल रहे थे। 28 जून 1979 को चौधरी भजन लाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। आज के पाकिस्तान के बहावलपुर में जन्मे भजन लाल हरियाणा के आदमपुर में कपड़ा और घी का कारोबार करते थे। कहा जाता है कि भजन लाल में एक गजब का हुनर था। वो तुरंत समझ जाते थे कि सामने वाले को किस चीज की जरूरत है। अपने इसी हुनर के दम पर उन्होंने चौधरी देवीलाल जैसे दिग्गज की मुख्यमंत्री की कुर्सी खिसका दी थी। अपने 8 साल के पॉलिटिकल करियर में ही वो हरियाणा जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए थे। साल 1980 में जब केंद्र में प्रचंड बहुमत से इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई तो भजन लाल हिसाब लगाने लगे कि अब आगे क्या। जनता पार्टी का जहाज उन्हें डूबता दिखा। वो भी जनता पार्टी से ही जुड़े थे। बतौर मुख्यमंत्री उनकी एक मुलाकात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से हुई। लेकिन जब भजन लाल 40 विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए तो लोगों की समझ में आया कि राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा दल बदल भजन लाल की अगुवाई में हुआ। वो साल 1980 का था और महीना जनवरी का। 2 महीने तक हड्डियां गलाने वाली ठंड झेलने के बाद दिल्ली वाले खुली धूप का इंतजार कर रहे थे तो प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नजरें उन राज्यों पर थी जहां गैर कांग्रेसी सरकारें थी। तब के हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल को कहीं से भनक लगी कि इंदिरा गांधी उनकी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में सोच रही। 20 जनवरी 1980 दिल्ली। ऐसे में मुख्यमंत्री भजन लाल हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने। कुछ मिनटों की मुलाकात में इंदिरा गांधी ने कहा कि भजन लाल जी कांग्रेस में वापस आ जाइए। साथ ही ये भी कहा कि पूरा बहुमत लेकर आइएगा, नहीं तो हरियाणा विधानसभा भंग करनी पड़ेगी। भजन लाल अपने से ही हिसाब लगा चुके थे कि जनता पार्टी का हश्र क्या होने वाला है। ऐसे में भजन लाल उल्टे पैर चंडीगढ़ पहुंचे। अपने समर्थक विधायकों और मंत्रियों का दल बदल कर 2 दिन बाद ही बहुमत पेश कर दिया। आजाद भारत में पहली बार पूरी सरकार का ही दल बदल हुआ। मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट कांग्रेस में शामिल हो गई। बाद में भजन लाल से जब भी दल बदल या उनकी राजनीति के तौर तरीकों के बारे में पूछा जाता तो उनका जवाब कुछ इस अंदाज में आता।
ये तो कहने वाला तो कहेंगे कुछ भी, लेकिन राजनीति में सब कुछ चलता है, सब कुछ करना भी पड़ता है कई दफा। भजनलाल बिश्नोई ने सत्ता में बने रहने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया। उन्होंने अपने राजनीतिक तौर तरीकों को ढकने के लिए मर्यादा और आदर्शवाद के चादर ओढ़ना ठीक नहीं समझा। जो भी रास्ता चुना उसे वक्त और राजनीति की जरूरत बताते रहे। ऐसे में यह समझना भी जरूरी है कि उस दौर में नेता भजनलाल की सियासत को किस तरह से देखते। उसमें आदमीपन के कोई गुण ही नहीं है। दुनिया जहान के जितने बुराइयां और लांछन हैं वो सब भजनलाल के नाम के साथ जुड़ते हैं। इसका पुराना किरदार करैक्टर जो है वो बहुत भयावह है। आया राम गया राम जो दल बदल का बड़ा बीमारी है वो सबसे पहले हरियाणा में पैदा हुआ, और उसके सबसे बड़े मास्टर यदि हैं तो वो भजनलाल जी हैं। साल 1982 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन अपने खास हुनर और आला कमान के आशीर्वाद की वजह से भजनलाल की मुख्यमंत्री वाली कुर्सी बरकरार रही। हरियाणा को अपने तरीके से चलाते रहे और दिल्ली में बैठे आला कमान को भी साधते रहे। 1986 में राजीव गांधी ने भजनलाल को दिल्ली बुला लिया, लेकिन उन्होंने अपनी पारंपरिक सीट आदमपुर को हाथ से जाने नहीं दिया। कभी पत्नी तो कभी बेटा, आदमपुर सीट पर उनके परिवार का राज कायम रहा। भारतीय राजनीति में भजनलाल को खरीद फरोख्त और दल बदल की राजनीति के वाइस चांसलर के तौर पर देखा जाता है। जनता पार्टी में बिखराव के बाद उसके घटक दलों के नेता अपने लिए नया रास्ता तलाशने लगे। सितंबर 1979 में चौधरी चरण सिंह ने लोकदल नाम से पार्टी बनाई। देवीलाल भी लोकदल में शामिल हो गए। नए सियासी समीकरणों पर काम शुरू हुआ। कांग्रेस को टक्कर देने के लिए नई सोशल इंजीनियरिंग अजगर यानी अहीर, जाट, गुज्जर और राजपूत समुदाय को साथ जोड़ने का काम शुरू हुआ। वो साल था 1982 का। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ। लोकदल और बीजेपी साथ मिलकर चुनावी अखाड़े में उतरे। इस गठबंधन को 37 सीटें मिली। वहीं कांग्रेस के 36 उम्मीदवार विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे, जबकि 90 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 का था। ऐसे में आगे का सारा दारोमदार निर्दलीय विधायकों पर था। देवीलाल ने गठबंधन के 37 विधायकों के साथ 8 निर्दलियों का समर्थन पत्र भी राज्यपाल को सौंपा। राज्यपाल GD तपासे ने देवीलाल से समर्थक विधायकों की परेड कराने के लिए कहा। एक दिन बाद राज्यपाल दिल्ली पहुंच गए और हरियाणा भवन में ही भजनलाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। अगले दिन गुस्से से लाल देवीलाल सीधे राजभवन पहुंचे। उस दौर के अखबारों में छपा था कि देवीलाल ने राज्यपाल तपासे को तमाचा तक जड़ दिया था। हरियाणा में जोड़ तोड़ और एक दूसरे को लंगड़ी मारने की राजनीति चलती रही। देवीलाल के बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। दूसरी ओर केंद्र की BP सिंह की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार में चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी किसी से भी लंबे समय तक पटी नहीं। उस दौर में चौधरी देवीलाल की जनसभाओं में नारा लगता था, ताऊ पूरा तोलेगा, लाल किले से बोलेगा। बेटे ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर देवीलाल दिल्ली की राजनीति में उप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान थे। ताऊ देवीलाल अपने इशारों पर केंद्र की VP सिंह सरकार को चलाना चाहते थे। वो अक्सर कहा करते थे कि उन्होंने VP सिंह को प्रधानमंत्री बनवाया, लेकिन जब उनसे पूछा जाता कि वो खुद PM क्यों नहीं बने तो उनकी दलील भी बहुत ही दिलचस्प होती थी। लाखों आदमी थे, उन्होंने नारा लगाया, नारा लग रहा था, पता नहीं किसने शुरू किया कि ताऊ ठीक बोलेगा लाल किले से, ताऊ ठीक तोलेगा लाल किले पे से बोलेगा। ये नारा मैंने अपने
कानों से सुना कई जगह। मेरे सपोर्टर लगा रहे थे तो मैं जब स्टेज से उतरने लगा तब नारा ये लगा। मैं स्टेज से वापस आकर के माइक पे बोला कि लाल किले पे तो यही बोलेगा, ताऊ तो टोलता ही रहेगा। वीपी सिंह की सरकार बनने के 100 दिन के अंदर जनता दल के खेमों का शक्ति परीक्षण शुरू हो गया। बिहार में देवीलाल के उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। बिहार की तरह ही देवीलाल के करीबी मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। ताऊ देवीलाल दिनों दिन ताकतवर बनते जा रहे थे, लेकिन देवीलाल को तगड़ा झटका मिला हरियाणा के मेहम उपचुनाव से। फरवरी 1990 को मेहम विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला मैदान में थे। मेहम उपचुनाव के दौरान 8 बूथों पर भारी धांधली हुई। दोबारा मतदान के दौरान भी भारी हिंसा हुई। पुलिस फायरिंग में 20 लोग मारे गए। इतना घमासान हुआ कि बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे। बहुत सारे गांवों में जो है सुबह जब मतदाता गए उससे पहले ही मत डाल दिए गए और ये तय था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चुनाव जीतेंगे। और जब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि ये चुनाव का परिणाम नहीं निकलेगा तो चौटाला साहब का ये कहना था कि जिन मतदान केंद्रों पर आपको ये आशंका है कि यहाँ कैप्चरिंग हुई है तो उन मतों को भी आनंद सिंह डांगी के खाते में जोड़ दिया जाए, लेकिन चुनाव परिणाम ना रोका जाए। इलेक्शन कमीशन ने वो चुनाव का परिणाम घोषित नहीं किया, चुनाव रद्द कर दिया। और उधर केंद्र सरकार ने चौटाला साहब पर इस्तीफे के लिए दबाव बनाया। चौटाला साहब को इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफा देने के बाद बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी ने वीपी सिंह पर ओम प्रकाश चौटाला को हटाने का दबाव बनाया। लेफ्ट और अजीत सिंह भी चौटाला को हटाने पर अड़ गए। देवीलाल के करीबी लालू, मुलायम, शरद यादव ने मेहम कांड पर साथ नहीं दिया। देवीलाल ने पलटवार करते हुए वीपी सिंह की एक चिट्ठी सार्वजनिक की। चिट्ठी का मजमून था कि अरुण नेहरू बोफोर्स घोटाले में शामिल थे। जांच में देवीलाल की चिट्ठी फर्जी निकली, लिहाजा 1 अगस्त 1990 को वीपी सिंह की सिफारिश पर देवीलाल को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। देवीलाल के तौर तरीकों को उस दौर के युवा नेता किस तरह से देखते थे, ये जानना और समझना भी जरूरी है। वो आदमी सरकारी पक्ष के लायक है ही नहीं। कुछ आदमी का पैदाइशी लड़ाकू होता है, लड़ने के लिए होता है, तो वो अपोजिशन में ला करके लड़ते रहेंगे। सरकार में जाएंगे तो सरकार को तोड़ेंगे। रोज कैबिनेट में रहते हुए आदमी कोई सवाल जवाब रोज पूछे पत्र के द्वारा, तो वो मंत्रिमंडल जो है वो मंत्रिमंडल चल नहीं सकता और फंक्शनिंग का यानी प्रॉब्लम हुआ। समस्या हुई कि रोज वो 8 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में पत्र लिखा करते थे। उसके चलते मतलब यानी उनको ड्रॉप कर दिया गया। वीपी सिंह समझ चुके थे कि उनकी सरकार वेंटिलेटर पर चल रही है। ऐसे में उन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए मंडल का ऑक्सीजन लगाया। वहीं कई मुद्दों पर देवीलाल का साथ पहले से तलखी थी। वो दूसरे समीकरणों पर भी तेजी से काम कर रहे थे। दिल्ली में एक बड़ी रैली का भी ऐलान कर रखा था। सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ पर सवार लाल कृष्ण आडवाणी की जब बिहार में गिरफ्तारी हुई और बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया, तो उसके बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। चंद्रशेखर के सरकार में देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने। देवीलाल की राजनीति को कभी उनके सहयोगी और कभी विरोधी रहे भजन लाल इस अंदाज में बयां करते थे। सिवाय जातिवाद का जहर फैलाने के, सिवाय लोगों को लड़ाने के, गांव-गांव में, शहर-शहर में पार्टीबाजी करने में, जो आदमी कहे बनिया ब्राह्मण के तो वोट ही नहीं होने चाहिए। आसाम गए तो ये राजस्थान और हरियाणा के लोग आके लूट रहे हैं आपको, इनको निकालो यहाँ से। कितने देश को तोड़ने की बात ये लोग करते रहे हैं। ताऊ देवीलाल का विवादों से पुराना नाता रहा। कभी बड़बोलेपन की वजह से, कभी तुनक मिजाजी की वजह, कभी पुत्र मोह की वजह से देवीलाल दिल्ली पॉलिटिक्स में, तो उनका खानदान हरियाणा पॉलिटिक्स में बड़ा सियासी आसमान तलाश रहा था। उप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने के बाद देवीलाल का कद हरियाणा की राजनीति में बहुत ऊंचा हो गया था। इस रेस में कहीं न कहीं हुड्डा परिवार पिछड़ रहा था।
हरियाणा के इतिहास में 1987 से 1991 के बीच का दौर सबसे ज्यादा उथल पुथल वाला रहा। उस दौर में ओम प्रकाश चौटाला तो एक बार सिर्फ 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे और दूसरी बार 14 दिन के लिए। साल 1991 के बाद वहां की राजनीति में थोड़ी स्थिरता तो आई, लेकिन 3 बड़े खानदानों के बीच ही हरियाणा की सत्ता परिक्रमा कर रही थी। चौटाला परिवार, भजनलाल परिवार और बंसीलाल परिवार। हरियाणा के सियासी अखाड़े में कांग्रेस थी, बीजेपी थी, चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी थी। चौटाला परिवार की इंडियन नेशनल लोकदल थी। साल 1999 में INLD एनडीए के जहाज पर सवार हो गई। हरियाणा में बीजेपी ने चौटाला सरकार में शामिल होने की जगह बाहर से समर्थन देना बेहतर समझा। 2 मार्च 2000 को ओम प्रकाश चौटाला ने कुरुक्षेत्र में संस्कृत में शपथ लेकर सबको चौंका दिया। लेकिन चौटाला के दौर में हरियाणा जिस रास्ते आगे बढ़ रहा था, उसमें कांग्रेस को अपने लिए भरपूर संभावना दिखने लगी। 2005 में विधानसभा चुनाव की घंटी बजी। हरियाणा में हवा चौटाला राज के खिलाफ बह रही थी। पॉलिटिकल पंडित भविष्यवाणी करने लगे कि 2005 का हरियाणा चुनाव किसी को जिताने से अधिक किसी को हराने के लिए है। हुआ भी वही। चौटाला की INLD का सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस की हरियाणा में प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी हुई और CM की कुर्सी पर बैठे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दो 2005 के हरियाणा चुनाव में सूबे की 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 67 सीट जीतकर इतिहास रच दिया। कांग्रेस को हरियाणा में कभी इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी। ओम प्रकाश चौटाला की INLD सिर्फ 9 सीटों पर सिमट गई। अकेले चुनावी अखाड़े में उतरी बीजेपी के खाते में 2 सीटें ही आईं। INLD और बीजेपी के नेता इतनी कम सीटें आने की वजह पर माथापच्ची कर रहे थे और कांग्रेसी इस बात पर कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसे बिठाया जाए। इस रेस में सबसे आगे नाम चल रहा था भजनलाल का, दूसरे नंबर पर थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तीसरे नंबर पर बीरेंद्र सिंह। हफ्ते भर भीतर खाने बहुत जोड़ तोड़ और अपना पाला भारी और दूसरे का हल्का करने की कोशिश हुई, लेकिन आखिरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा की कमान सौंपने का फैसला हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो पहली बार जब 2005 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भजनलाल को पॉलिटिकली डिफीट किया और हालांकि जो लेजिस्लेचर्स थे, MLA जो जीत के आए थे, उनमें कहते हैं कि भजनलाल के पास ज़्यादा लोग थे और हुड्डा के समर्थक कम थे, लेकिन हाईकमान का उनको सपोर्ट था और उसका सबसे बड़ा कारण रहा अहमद पटेल की जो लॉबी थी वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ थी और सोनिया गांधी भी चाहती थी कि वही मुख्यमंत्री बने या कम से कम भजनलाल मुख्यमंत्री ना बने। 5 मार्च 2005 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री पद की अकेले ही शपथ ली। बाद में भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन हुड्डा सरकार में उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन भीतर खाने सत्ता हासिल करने के लिए भजनलाल पार्टी के भीतर जद्दोजहद करते रहे। कामयाबी नहीं मिली तो 2007 में हरियाणा जनहित कांग्रेस नाम से अलग पार्टी बना ली। वक्त का पहिया आगे बढ़ा। 2008 में अचानक डिप्टी CM चंद्रमोहन सुर्खियों में आ गए। दरअसल पहले से शादीशुदा चंद्रमोहन ने धर्म बदलकर एक तलाकशुदा वकील से निकाह कर लिया। चंद्रमोहन से चांद मोहम्मद बन गए और अनुराधा बाली फिजा बन गई। हालांकि ये रिश्ता भी बहुत लंबा नहीं चला। बाद में फिजा की रहस्यमयी हालात में मौत की खबरें आईं। लेकिन इन सब से इतर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा को अपने तरीके से गढ़ने में लगे हुए थे। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिशों में जुटे थे। मैंने जब शुरू में बना 2005 में तो मैंने देखा कि हरियाणा में गुड़गांव है जैसे, तो गुड़गांव में मैंने पूछा भाई बहुत सारे बच्चे जो है तुम यहाँ हरियाणा के बच्चों क्यों नहीं लगाते आप अपनी जो कॉल सेंटर हैं। उन्होंने कहा जी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो मैंने हरियाणा को एजुकेशन हब बनाने का
आप कोई भी राष्ट्रीय स्तर की संस्था का नाम लो जो हरियाणा में नहीं आई हो हमारे सामने, क्योंकि हमारे से पहले अगर हरियाणा के बच्चे को कहीं मेडिकल MBBS करना जाना पड़ता था तो या तो कर्नाटक जाते या महाराष्ट्र में जाते। इवन इंजीनियरिंग के लिए भी आज ऐसी परिस्थिति नहीं है। आज हम काफ़ी सफिशिएंट है एजुकेशन हमारा। फिर क्या लगे, देखा मैंने कि सबसे ज़्यादा समस्या बिजली की थी। बिजली की कमी पे गवर्नमेंट गिर भी जाती थी, बन भी जाती थी। तो 4 थर्मल प्लांट लगाए हमने, 4, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया। और जब सरकार छोड़ी हमने, बिजली में सरप्लस था हमारा प्रदेश। तो इस हिसाब से है लक्ष्य, आपको देखना पड़ेगा जो भी हेड है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने एक बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था के मोर्चे पर थी। 2005 में उनके सत्ता संभालने के 5 महीने में ही सोनीपत के गोहाना में अग्निकांड हुआ, तो दूसरी ओर गुरुग्राम में भी मारुति कंपनी के कर्मचारियों पर लाठीचार्ज और आगजनी की घटना हुई। 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी, मेरे को मौका मिला। मैंने बनते एक बात कही थी, बदमाशो या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, और शांति से हरियाणा 10 साल पड़ गई। कोई ऐसा बात नहीं जो आज रोज फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, रोज कत्ल हो रहे हैं, बलात्कार, मतलब हर अपराध बहुत तेजी से बढ़ गया। दूसरी ओर भजन लाल और उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई सत्ता में वापसी के प्लान पर काम कर रहे थे। इसके लिए बीएसपी से गठबंधन पर भी बात हुई। जोड़ तोड़ और आपसी होड़ के बीच 2009 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घंटी बज गई। चुनाव हुए तो कांग्रेस की सीटें घटकर 40 हो गई, बहुमत से कम 31 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर INLD थी। ऐसे में कांग्रेस ने भजन लाल की पार्टी को सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, लेकिन कुलदीप बिश्नोई खुद को किंग मेकर की भूमिका में देख रहे थे। लेकिन रातों रात भजन लाल की पार्टी में सेंधमारी हुई और उनके 5 विधायक कांग्रेस के पाले में जा मिले। मामला अदालत में पहुंचा। इधर हुड्डा की सरकार चल रही थी, उधर दल बदल को लेकर कोर्ट में जुए रहे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते आते हरियाणा अगले विधानसभा चुनाव की ओर पहुंच चुका था। हरियाणा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने तरीके से चलाया। उनके दौर के विकास के काम और विवादों को समय चक्र के हिसाब से अलग अलग चश्मे से देखने की कोशिश होती रही है। 2014 में पूरे देश में मोदी की सुनामी चल रही थी। उस सुनामी का असर हरियाणा में भी दिखा। वहां की 10 लोकसभा सीटों में से 7 पर कमल खिल गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल से हरियाणा की कमान संभाले हुए थे। वहां की राजनीति में शून्यता थी। दरअसल भजन लाल का निधन हो चुका था, उनकी पार्टी बिखर चुकी थी। भर्ती घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला जेल में थे। ऐसे में बीजेपी को अपने लिए बेहिसाब संभावना दिखी। 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सबको पीछे छोड़ दिया। सूबे की 90 विधानसभा सीटों में से 47 पर कमल खिला। ऐसा पहली बार हुआ था। बीजेपी ने हरियाणा की कमान मनोहर लाल खट्टर को सौंपने का फैसला किया। 5 साल बाद यानी 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी का ग्राफ नीचे खिसक गया, सीटें कम हुई। ऐसे में बीजेपी को चौटाला परिवार की चौथी पीढ़ी के दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी JJP से गठबंधन कर सरकार बनानी पड़ी। हरियाणा के लोगों ने बंसीलाल की हुकूमत देखी, देवीलाल का राज देखा, भजन लाल की सरकार देखी। 2014 में बीजेपी ने हरियाणा की कमान मनोहर लाल को सौंपी। बीजेपी राज में भी हरियाणा की CM वाली कुर्सी में लाल जुड़ा रहा। अंतर बस इतना था कि मनोहर लाल वंशवाद की राजनीति से नहीं निकले थे। पहली बार के विधायक बने और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिए गए। CM मनोहर लाल के सामने चुनौतियां भी कम नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की वजह से 47 सीटें जीती। बहुमत से 1 सीट उनकी फालतू थी, 46 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। और मनोहर लाल जी चूँकि पंचकुला में जब मोदी साहब हरियाणा के मामलों के प्रभारी होते थे, पंचकुला में रहते थे, खट्टर साहब भी उनके साथ रहते थे और
प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपनी हरियाणा में रैलियां की तो इस बात का जिक्र किया कि खट्टर साहब मुझे मोटरसाइकिल पर हरियाणा का दौरा करवाते थे और उन दिनों हम एक ही चटाई पर सोया करते थे। और जब उनके पास हरियाणा के बहुमत आ गया तो मोदी साहब ने खट्टर साहब का मुख्यमंत्री पद के लिए चयन किया। हरियाणा के सत्ता में बीजेपी के महीने भर बाद ही खूनी संघर्ष के बाद बाबा रामपाल की बरवाला आश्रम से गिरफ्तारी हुई। 2016 में जाट आंदोलन ने मनोहर लाल सरकार के टेंशन बढ़ाए रखा। जाट बिरादरी आरक्षण की मांग पर अड़ी रही। मूर्थल में महिलाओं के साथ गैंगरेप के बाद सरकार के रुख को लेकर सवाल उठे। इसी तरह डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से प्रदेश में हिंसा फैली, उससे भी हरियाणा सरकार के तौर तरीकों पर सवाल उठे। मनोहर लाल अच्छी तरह समझ रहे थे कि उन्हें क्या करना है और कैसे फैसला लेना है। चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी राजनीति में अपने लिए बड़ा आसमान तलाश रही थी। दुष्यंत चौटाला भी सीएम बनने का ख्वाब संजोए हुए थे। परिवार के बीच खींचतान इस कदर बढ़ी कि दिसंबर 2018 में दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी बना ली। अब अगले विधानसभा चुनाव का इंतजार था। साल 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो हरियाणा की सभी 10 सीटों पर कमल खिला। बीजेपी के हौसले बुलंद हो गए। ऐसे में बीजेपी ने हरियाणा में नारा दिया, अब की बार 75 पार। लेकिन जब ईवीएम खुला तो बीजेपी की सीटें घटकर 40 पर आ गई। कांग्रेस के खाते में 31 सीटें आईं। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी को 10 सीटों पर कामयाबी मिली। कभी हरियाणा में सत्ता की धुरी रही आईएनएलडी का एक सीट के साथ सिर्फ खाता ही खुल पाया। ऐसे में हरियाणा में सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला के साथ हाथ मिलाया। मनोहर लाल मुख्यमंत्री और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने। शपथ ग्रहण समारोह में दुष्यंत के पिता अजय चौटाला भी शामिल हुए, जो जेल से फरलो के बाद बाहर निकले थे। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन भी उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ रहा था। बीजेपी के कुछ सीनियर मंत्री के सुर तल्ख होने लगे। कभी किसान आंदोलन, कभी पहलवानों का आंदोलन। समय समय पर अलग अलग मुद्दों पर सूबे की बीजेपी सरकार उलझी रही। ऐसे में मार्च 2019 में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया। हरियाणा की परंपरा के हिसाब से बीजेपी ने सरकार बचा ली, लेकिन मनोहर लाल की जगह सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नायब सिंह सैनी को बिठा दिया गया। मैं नायब सिंह। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों में से 5 बीजेपी को और 5 कांग्रेस को मिले। अंक गणित के हिसाब से हरियाणा में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच आमने सामने का लग रहा है। लेकिन हरियाणा के लोग किस केमिस्ट्री को देखते हुए वोट करेंगे, भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। हरियाणा में फिर चुनावी रण सजा हुआ है। बीजेपी ने इस साल मार्च में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर नायब सिंह सैनी को बैठा दिया। मनोहर लाल अब मोदी सरकार में मंत्री हैं। कांग्रेस के दिग्गजों को लग रहा है कि अब की बार हवा उनके पक्ष में है। हरियाणा के मौजूदा सियासी हालात की तुलना कभी 2005 से की जा रही है तो कभी 2014 से, जिसमें एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर रही। लेकिन एक सच ये भी है कि राजनीति ट्रेंड से नहीं चलती है। गणित के फॉर्मूलों से चुनाव नहीं जीता जाता। चुनावी हवा का रुख तय करने में केमिस्ट्री अहम किरदार निभाती है। कहा जाता है कि निराशावादी हवा के बारे में शिकायत करता है तो आशावादी हवा के रुख को बदलने की उम्मीद करता है, और एक लीडर हवा के रुख के हिसाब से वोट के पाल को एडजस्ट कर लेता है। हरियाणा में कौन क्या कर रहा है और उसे मतदाता किस तरह से देख रहा है, इसी पर सब कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी फैसला जनता का होता है। हरियाणा के सियासी अखाड़े में खड़े नेताओं के चाल चरित्र और चेहरे को वहां के लोग किस तरह से देख रहे हैं, इसका पता 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजों के आने के बाद चलेगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चुनाव से जुड़ी निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।